नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक्नोटेक क्लासेस में। तो आईटी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की जो अपनी 10,000 प्लस क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है, उसका अगला वीडियो लेकर आपके साथ फिर हाजिर हैं। वीडियो को पूरी देख लीजिएगा। और आज के क्वेश्चन है बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं दोस्तों। और ALM ऐसे जहाँ भी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का पोर्शन रहता है, हर एग्ज़ाम में आपको काम आने वाले क्वेश्चन है दोस्तों। हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेन किया जाता है, लेकिन एक्सप्लेन करने के चक्कर में थोड़ी वीडियो लंबी हो जाती है दोस्तों। अब थोड़ी सी कम करेंगे, लेकिन जितने साथी वीडियो को देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। निमी बुक का सोल्यूशन भी आपको यहाँ पर करवाया जा रहा है, और वन लाइनर नोट्स है की सीरीज भी आपके लिए स्टार्ट की है, वो ज़रूर देखिएगा। हर एक लाइन में क्वेश्चन छुपा है, और क्विक रिवीजन आपके लिए काम आने वाला है एग्ज़ाम तक है। और हर अपडेट भी आपको यहाँ पर मिलती रहती है। और वीडियो आपको कैसी लगी अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा दोस्तों कमेंट में। आज का अपना 1 नंबर क्वेश्चन है कि पोर्टेबल प्रकार के मापक यंत्र में किस प्रकार की नियंत्रक प्रणाली प्रयोग की जाती है। पोर्टेबल जो छोटे प्रकार के यंत्र होते हैं जिनको हम इधर उधर ले जा सकते हैं, तो उन यंत्रों में, मापक यंत्रों में बात की है कि कंट्रोलिंग प्रणाली कौन सी होती है। एक होती है कंट्रोलिंग प्रणाली, एक होती है अवमंदक प्रणाली। अवमंदक प्रणाली मापक यंत्रों का एक बहुत अच्छा टॉपिक है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में, और क्वेश्चन आते हैं। और जितने भी क्वेश्चन हर टॉपिक के, छोटे से लेकर बड़े लेवल के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, आपको हर वीडियो में प्रोवाइड करवाए जाएंगे दोस्तों। इन सीरीज के माध्यम से पूरी थ्योरी का रिवीजन, निचोड़, महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक से बढ़कर एक जो हम कोचिंग क्लास में प्रोवाइड करवाते हैं, एक से बढ़कर एक कोचिंग में जो टेस्ट लेते हैं वही आपको प्रोवाइड करवा दी जाती है PDF, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपके करवाए जाते हैं। तो एक जैसे मापक यंत्रों में कंट्रोलिंग प्रणाली का पूछा है, कौन सी होती है, स्प्रिंग होती है, या एडी धारा, या वायु घर्षण, या गुरुत्वीय। तो स्प्रिंग और गुरुत्वीय ये होती है दोस्तों, दोनों ही होती है कंट्रोलिंग। और एडी धारा और वायु घर्षण ये दोनों होती है अवमंदक प्रणाली। तो छोटे जो उपकरण होते हैं उनमें स्प्रिंग कंट्रोलिंग डिवाइस नियंत्रण प्रणाली है वो काम में ली जाती है, स्प्रिंग नियंत्रण। अगला अपना क्वेश्चन है कि सीरीज और मापी के पैमाने पर अंत किस ओर होता है। एक होता है सीरीजोमीटर, एक होता है समांतरोमीटर। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है, कभी जीरो के संदर्भ में तो कभी अनंत के संदर्भ में, कौन किस तरफ होता है। तो सीरीजोमीटर में अनंत है वो किस तरफ होता है दोस्तों, अनंत का इस प्रकार चिन्ह होता है, वो होता है बाईं ओर। जो अपना इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बाईं ओर। और एक होता है जीरो, जीरो कौन सी तरफ होता है दोस्तों, जीरो होता है दाईं ओर। और समांतर में जस्ट इसका विपरीत हो जाता है दोस्तों। समांतर में बाईं ओर कौन सा होता है, समांतर में बाईं ओर होता है जीरो, और अनंत होता है वो दाईं ओर होता है। तो राइट आंसर इस प्रकार है वो इसका बायां होगा दोस्तों। अगला अपना क्वेश्चन है कि हाफ वेव रेक्टिफायर परिपथ में जो ट्रांसफार्मर हम काम में लेते हैं उसका यूटिलाइजेशन फैक्टर कितना होता है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर की बात की दोस्तों, फुल वेव होता तो क्वेश्चन बदल जाता। तो इसका एक एग्जैक्ट आंकड़ा है निम्मी की बुक से उठाया हुआ, और पूछा भी गया है क्वेश्चन दोस्तों। तो राइट आंसर इसका रहने वाला है डी ऑप्शन, 0.287। ट्रांसफार्मर का यूटिलाइजेशन फैक्टर जो कि हाफ वेव रेक्टिफायर में काम लेते हैं उसका होता है 0.287। अगला अपना क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी एक आदर्श डायोड की विशेषता नहीं है। एक होता है सामान्यतः डायोड, एक होता है आदर्श डायोड। आदर्श किसी भी अल्टरनेट ट्रांसफार्मर, किसी भी युक्ति के आदर्श शब्द लग जाए तो उसकी व्याख्या थोड़ी एक्सप्लेन बदल जाता है, आंसर बदल जाते हैं। तो आदर्श डायोड की विशेषता नहीं है, बाकी तो है लेकिन एक नहीं है। फॉरवर्ड बायस में एक उत्तम चालक, यानी डायोड हमेशा किस फॉरवर्ड में, डायोड हमेशा फॉरवर्ड बायस में ही लगती है दोस्तों। तो आदर्श डायोड जैसे फॉरवर्ड में लगता है हर प्रकार का डायोड, तो आदर्श फॉरवर्ड में एक उत्तम चालक होता है, बिल्कुल भी फॉरवर्ड में एक अच्छा चालक होता है डायोड। फॉरवर्ड में धारा उच्च होती है, बिल्कुल भी धारा फॉरवर्ड में जब चालक होगा तो वही एक उसमें से उच्च धारा प्रवाहित होगी। और उत्तम अचालक होगा रिवर्स में, बिल्कुल भाई। जैसे डायोड है वो हमेशा फॉरवर्ड में लगती है, और रिवर्स में क्या है, एक अचालक की भांति काम करता है। रिवर्स में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, और फॉरवर्ड में शून्य धारा। बिल्कुल भाई, ये इसका राइट आंसर रहने वाला है, क्योंकि ये इसकी विशेषता नहीं है। क्योंकि फॉरवर्ड में तो धारा प्रवाह उच्च होता है, इस प्रकार जो अपने बी ऑप्शन में दिया है, ये डी इसका जस्ट विपरीत दिया है। तो फॉरवर्ड में शून्य नहीं, धारा उच्च होती है दोस्तों। और फॉरवर्ड में उत्तम अचालक होता है वो रिवर्स में, बिल्कुल यानी रिवर्स में अचालक की भांति कार्य करता है। और फॉरवर्ड अवस्था में डायोड में धारा उच्च प्रवाहित होती है, और फॉरवर्ड में एक अच्छे चालक की तरह कार्य करता है। पीएन जंक्शन डायोड की विशेषता में कौन सी है, वो तापमान पर निर्भर नहीं है। पीएन जंक्शन डायोड के बारे में यहाँ पर पूछी गई कौन सी विशेषता, वो उसका जो मान है वो टेम्परेचर पर निर्भर नहीं है। जंक्शन का प्रतिरोध, या रिवर्स की धारा, या बायस करंट, या बैरियर वोल्टेज। तो राइट आंसर इसका रहने वाला दोस्तों जंक्शन का जो प्रतिरोध होता है इस प्रकार का जो पीएन डायोड बनती है, पीएन है डायोड, पीएन है
दो पदार्थों से, इसका जो जंक्शन होता है वो किस पर नियंत्रित है, इसका मान नहीं बनता, प्रतिरोध पर। तो इसका राइट आंसर रहने वाला जंक्शन का जो प्रतिरोध होता है वो तापमान पर निर्भर नहीं करता। और अगला अपना क्वेश्चन है कि परिणामी उत्तर की शून्य भार धारा क्या होती है। जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी नो लोड की जो धारा होती है उसको क्या बोलते हैं, शून्य भार धारा या नो लोड धारा, वो क्या होती है। उच्च परिमाण और निम्न शक्ति कारक, परिमाण यहाँ पर बोला गया मात्रा, यानी धारा की वो मात्रा है वो उच्च होती है या कम, इसके संदर्भ में उच्च परिमाण या निम्न शक्ति कारक या निम्न पावर फैक्टर होता है क्या, जब ट्रांसफार्मर में शून्य भार धारा, यानी जब ट्रांसफार्मर बिना किसी लोड पर कार्य कर रहा है, नो लोड पर जब कार्य कर रहा है, तो उस अवस्था में उच्च परिणाम धारा का या निम्न शक्ति कारक की वाली होती है, या उच्च परिमाण या उच्च शक्ति कारक वाली होती है, या निम्न परिणाम या निम्न शक्ति कारक की होती है, या निम्न परिमाण या उच्च शक्ति कारक की होती है। तो अपना राइट आंसर इसका रहने वाला है दोस्तों, जो नो लोड पर जब ट्रांसफार्मर, यानी इस प्रकार ट्रांसफार्मर की एक तो प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी, यानी सेकेंडरी जब ओपन अवस्था में होती है तो ट्रांसफार्मर को नो लोड या शून्य भार पर मानते हैं दोस्तों। तो उस अवस्था में प्राइमरी में जो धारा प्रवाहित होती है उस धारा का जो प्रभाव होता है वो क्या होता है, निम्न होता है। धारा निम्न परिमाण निम्न मात्रा वाली होती है, और उस धारा का पावर फैक्टर होता है वो कौन सा होता है दोस्तों, लो, यानी पावर फैक्टर शक्ति कारक भी उसका कम होता है नो लोड की अवस्था में। और फुल लोड पर होता है तो वो उसकी अवस्था बदल जाती है, पावर फैक्टर किस प्रकार का भार हम लगा रहे हैं। तो राइट आंसर सी होगा। अगला अपना क्वेश्चन है कि शॉर्ट सर्किट परीक्षण संचालित करते समय किससे है वो लघुपथ किया जाता है। नहीं, शॉर्ट किसको बोलते हैं दोस्तों, एक होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट, एक होता है ओपन सर्किट टेस्ट। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट जब ट्रांसफार्मर पर हम करते हैं तो उस अवस्था में शॉर्ट किसको करते हैं, तो प्राइमरी को या सेकेंडरी को या लो वोल्टेज वाली को या हाई वोल्टेज वाली को। तो राइट आंसर इसका रहने वाला है दोस्तों, शॉर्ट हम करते हैं निम्न वोल्टेज वाली को, निम्न वोल्टेज वाली को। और शॉर्ट सर्किट टेस्ट हम कौन सी वाइंडिंग पर करते हैं, हाई वोल्टेज वाइंडिंग पर। टेस्ट तो हम हाई वोल्टेज पर करते हैं, शॉर्ट है वो निम्न वोल्टेज को करते हैं। और ओपन सर्किट टेस्ट, यानी पहले बात करें शॉर्ट सर्किट टेस्ट है वो क्यों किया जाता है, तो तम और हानि ज्ञात करने के लिए किया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन अलग अलग से तरीके, हर एक लाइन में क्वेश्चन छुपा हुआ है, ध्यान से देखना वीडियो, अगर समझ में ना आए तो दोबारा जरूर देखना, एग्जाम के समय भी इसका रिविजन मारना। यानी शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्यों किया जाता है, तम और हानि ज्ञात करने के लिए। और ओपन सर्किट टेस्ट है वो क्यों किया जाता है, लोहा हानि ज्ञात करने के लिए, लोहा हानि ज्ञात करने के लिए। और ओपन सर्किट टेस्ट है वो कौन सी वाइंडिंग पर है वो किया जाता है दोस्तों, यानी जो ओपन सर्किट अपना टेस्ट होता है, जो लोहा टेस्ट लोहा हानि ज्ञात करने के लिए करते हैं, नो लोड पर लोहा हानि ज्ञात करने के लिए ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं, वो किसी भी वाइंडिंग पर कर सकते हैं दोस्तों, चाहे प्राइमरी हो या सेकेंडरी। और जिस वाइंडिंग पर करते हैं, प्राइमरी पर करो या सेकेंडरी पर करो, उसकी अंकित वोल्टता उस पर देते हैं, अंकित वोल्टेज उसको देते हैं। और दूसरी वाइंडिंग को क्या है, ओपन रखते हैं, खुला रखते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट। और दूसरा इसका नाम है नो लोड टेस्ट, जो लोहा हानि ज्ञात करने के लिए हम काम में लेते हैं, इसको बोलते हैं। 3 फेज ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर में कितनी डायोड का प्रयोग होता है दोस्तों, 3 फेज का है, और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड का प्रयोग होता है, 4, 2, सॉरी यहाँ पर भी 2 बता दिया, और 6। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, 3 फेज का है तो 6 डायोड है वो प्रयोग में लेंगे। अगर सीधा ये आंसर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ब्रिज रेक्टिफायर में, ब्रिज रेक्टिफायर जो होता है उसमें कितनी जो डायोड काम में लेते हैं, उस अवस्था में इसका 4 होता। और अगला जो क्वेश्चन है इसी से संबंधित है कि पूर्ण तरंग रेक्टिफायर परिपथ के निर्माण में कितने डायोड आवश्यक है, दिष्टकारी यानी रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर यहाँ न तो फेज बताए हैं और न ही कोई और अवस्था बताइए, फुल वेव हाफ वेव है, तो सॉरी फुल वेव बताया दोस्तों। फुल वेव रेक्टिफायर परिपथ के निर्माण में कितने डायोड की आवश्यकता होती है, तो उस अवस्था में इसका राइट आंसर कितना होता है दोस्तों, राइट आंसर होगा 2, यानी फुल वेव है और रेक्टिफायर परिपथ में कितने डायोड होंगे, 2। और अगला अपना क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि जब एक डायोड को फॉरवर्ड में रखा जाता है, अगर अभिनति यानी फॉरवर्ड बायस में रखा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन किस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। यानी इस प्रकार एक डायोड होती है दोस्तों, पी और अन, यानी इसके 2 सिरे होते हैं, पी और अन। जैसे यहाँ पर इसका पॉजिटिव आवेश हो गया, इसका नेगेटिव आवेश हो गया। तो यहाँ से जैसे धारा चली, सप्लाई यहाँ पर आई, तो इसका क्या है, पॉजिटिव आवेश है। और धारा का जब इलेक्ट्रॉन किस क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है दोस्तों ऋणात्मक, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋणात्मक आवेश। धारा इस तरफ आई, इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश है और यहाँ पर पॉजिटिव आवेश है,
तो दोनों प्लस और माइनस क्या होगी, धारा को प्रवाहित करवाएंगे जब फॉरवर्ड में है, यानी धारा है वो जंक्शन की तरफ प्रवाहित होगी, पी और प्लस और माइनस दोनों को एक दूसरे को आकर्षित करके क्या है, धारा का चालन करवाएंगे। तो जब एक डायोड फॉरवर्ड में है तो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर आएंगे, पी रीजन, एन रीजन या पी एन जंक्शन में या कहीं भी। तो रीजन यानी क्षेत्र, पी क्षेत्र, एन क्षेत्र यहाँ पर बोला गया, तो राइट आंसर इसका पी रहेगा दोस्तों। यानी धारा यहाँ से चली तो यहाँ पर धारा का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या था, ऋणात्मक था, और यहाँ पर पहले से पी आवेश यानी धनात्मक पॉजिटिव आवेश मौजूद था। तो पी पॉजिटिव ने नेगेटिव को अपनी ओर आकर्षित कर लिया और जंक्शन की तरफ धारा प्रवाहित कराकर अन्य क्षेत्र से इस प्रकार धारा का चालन हो गया। और डायोड क्या है, फॉरवर्ड बायस में, और फॉरवर्ड बायस में धारा का चालन होता है दोस्तों, रिवर्स में नहीं होता। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है। और इंडक्टर पर एक स्मूथ आउटपुट प्रदान करता है, क्योंकि इंडक्टर एक स्मूथ आउटपुट प्रदान करता है। एसी घटकों के लिए अनंत प्रतिरोध प्रदान करता है, एसी वो वाला एसी है दोस्तों, अल्टरनेटिव करंट। और डीसी घटकों के लिए अनंत प्रतिरोध। या इंडक्टर है वो स्पंदित डीसी को प्रवेश करने क्या क्या देता है, या एसी सिग्नल को बढ़ाता है। इंडक्टर का कार्य क्या होता है दोस्तों, राइट आंसर इसका रहने वाला है ए ऑप्शन। रेक्टिफायर परिपथों में जहाँ पर इंडक्टर का हम काम में लेते हैं उस अवस्था में बात कर रहे हैं दोस्तों, तो वहाँ पर क्या है, इंडक्टर एसी घटकों के लिए अनंत प्रतिरोध वो प्रस्तुत करता है। और डीसी के लिए अनंत प्रतिरोध कौन प्रस्तुत करता है, कैपेसिटर जो होता है, कैपेसिटर वो अपना क्या है, डीसी के लिए अनंत प्रतिरोध वो प्रस्तुत करता है। अगला अपना क्वेश्चन है कि 3 फेज 4 वायर प्रणाली में प्रयुक्त परिणामित्र के संबंध कैसे होंगे, कनेक्शन कैसे होंगे। 3 फेज का 4 वायर ट्रांसफार्मर है, और जो ऑप्शन है दिए गए हैं दोस्तों, जो वाई आपको दिख रहे हैं इस प्रकार है, स्टार स्टार। और 2 नंबर अपना ऑप्शन है स्टार, और ए नहीं है दोस्तों, डेल्टा है, टाइपिंग में इस प्रकार क्या हो गया, स्टार डेल्टा। और सी ऑप्शन अपना डेल्टा और स्टार, डेल्टा और स्टार, सॉरी यहाँ पर 4 लिख दिया गलती से। यानी ए ऑप्शन की बात करें तो स्टार स्टार, और बी ऑप्शन की बात करें तो स्टार और डेल्टा, और सी ऑप्शन की बात करें तो डेल्टा और यहाँ पर स्टार था, और डी ऑप्शन की बात करें तो डेल्टा और स्टार है। तो 3 फेज 4 वायर प्रणाली में प्रयुक्त जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी सेकेंडरी के पूछा है दोस्तों, सेकेंडरी के संदर्भ में कौन से कनेक्शन होंगे, तो उसका राइट आंसर आने वाला है दोस्तों डी ऑप्शन। यानी प्राइमरी होगी वो डेल्टा में होगी, यानी प्राइमरी किस में होगी, डेल्टा में, और सेकेंडरी किस में होगी, स्टार में। स्टार इस प्रकार दोस्तों, स्टार। तो एक तो आर फेज हो गया, एक वाई फेज हो गया, एक बी फेज हो गया, और यहाँ से जो चौथा फेज है वो यहाँ से हम निकाल लेंगे न्यूट्रल में से। न्यूट्रल इसको बोल सकते हैं जहाँ तीनों का एक कनेक्टिंग पॉइंट होता है, वहाँ से हम चौथा पॉइंट निकाल लेते हैं। तो 3 फेज 4 वायर यानी 4 तार हम निकाल सकते हैं यहाँ से, 4 प्रकार के 4 फेजों को सप्लाई कौन से कनेक्शन से दे सकते हैं हमें, प्राइमरी जिसकी डेल्टा में हो, सेकेंडरी जिसकी स्टार में हो। तो राइट आंसर इसका डी होगा दोस्तों। अगला अपना क्वेश्चन है कि एक रेक्टिफायर परिपथ की आउटपुट पल्सेटिंग है, क्योंकि, यानी क्वेश्चन हमसे पूछा है एक रेक्टिफायर की आउटपुट वो पल्सेटिंग होती है क्योंकि, क्या कारण है इसका। तो रेक्टिफायर का प्रयोग हम दोस्तों किस प्रकार करते हैं, क्यों करते हैं, एसी को डीसी में बदलने के लिए। अब ऑप्शन पर बात करें, ये एक डीसी आउटपुट देता है, इसमें अधिक डायोड लगे होते हैं, या आउटपुट में डीसी और एसी दोनों घटक होते हैं, या निर्गत में केवल एसी घटक होते हैं। किस कारण है वो आउटपुट है उसकी पल्सेटिंग होती है, वो कारण यहाँ पर हमसे पूछा है। तो रेक्टिफायर है वो, इसमें आउटपुट में डीसी और एसी दोनों घटक होते हैं, इस कारण क्या है वो आउटपुट में जो धारा का मान है वो पल्सेटिंग होता है दोस्तों, उतार चढ़ाव वाले जो धारा होती है। यानी डीसी जिसका मान है वो नियत हो गया, और एसी जिसके मान में उतार चढ़ाव हो गए, दोनों प्रकार की जब वो धारा देता है तो उसको पल्सेटिंग धारा बोलते हैं दोस्तों। तो इसी धारा को हमें फिल्टर करने के लिए जो फिल्टर सर्किट का हम प्रयोग करते हैं दोस्तों, फिल्टर सर्किट जो काम में लेते हैं वो इसी कारण देते हैं, पल्सेटिंग धारा के मान को या सप्लाई को शुद्ध करने के लिए। जो रेक्टिफायर से आउटपुट में हमें सप्लाई मिलती है वो पल्सेटिंग प्रकार की होती है, क्योंकि उसका आउटपुट है वो डीसी और एसी दोनों का होता है, और दोनों के मिश्रण से क्या है, सप्लाई का मान वो स्थिर नहीं हो पाता। इसलिए हम फिल्टर सर्किट का प्रयोग करते हैं, जो इंडक्टर और कैपेसिटर लगाकर उस धारा के मान को हमें स्थिर करते हैं। जो हमें लेनी होती है सप्लाई डीसी लेनी है ऐसी, वो उस पर निर्भर करता है। अगला अपना क्वेश्चन है कि जिनर डायोड आल्सो नॉन एज, यानी जिनर डायोड को कई बार क्वेश्चन है वो कंपटीशन एग्जाम में इंग्लिश में पूछ लिया जाता है। तो जिनर डायोड आर आल्सो नॉन एज, जिनर डायोड को हम एक इस नाम से भी जानते हैं, कौन सा वो दूसरा नाम है, वोल्टेज रेगुलेटर, फॉरवर्ड बायस डायोड, या ब्रेकडाउन डायोड, या नन ऑफ दिस मेंशन्ड। तो राइट आंसर इसका रहने वाला है दोस्तों जिनर डायोड को हम दूसरा नाम होता है ब्रेकडाउन डायोड। राइट आंसर इसका क्या होगा,
ब्रेकडाउन डायोड होता है जिंदर डायोड का दूसरा नाम। याद रखने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, जिंदर डायोड का दूसरा नाम ब्रेकडाउन डायोड होता है। बहुत बार परीक्षा में पूछा है, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है डायोड के टॉपिक में से। प्रत्यावर्तक में अगर शक्ति गुणक की अवस्था में निर्गत वोल्टता पर पड़ने वाला प्रभाव क्या होगा? अल्टरनेटर में, प्रत्यावर्तक यानी अल्टरनेटर में अगर शक्ति गुणक यानी लीडिंग पावर फैक्टर है तो उस समय वोल्टेज जो होगी उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अल्टरनेटर में ऋणात्मक होगा, धनात्मक होगा, कोई प्रभाव नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों धनात्मक आवेश, यानी धनात्मक प्रभाव पड़ेगा आउटपुट वोल्टेज पर लीडिंग पावर फैक्टर की कंडीशन में। अगला अपना क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्तक सामान्यतः किस प्रकार की प्रत्यावर्ती वोल्टता के लिए बनाए जाते हैं? जो अल्टरनेटर हम काम में लेते हैं तो उनके संदर्भ में पूछा है कि किस प्रकार की सप्लाई हम उनसे लेते हैं। जो उत्पादन केंद्र पर जो अल्टरनेटर लगे होते हैं दोस्तों वो कौन से होते हैं? स्थिर आवृत्ति वाले होते हैं या चर आवृत्ति वाले, यानी मान में उतार चढ़ाव वाले, या स्थिर धारा वाले, या स्थिर पावर फैक्टर वाले? तो राइट आंसर होगा स्थिर आवृत्ति के साथ, यानी जिस प्रकार भारत में सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। वो इसी कारण होती है दोस्तों, जब एसी धारा का उत्पादन किया जाता है अल्टरनेटर के उत्पादन केंद्रों पर जो अल्टरनेटर लगे होते हैं वो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाली सप्लाई पर ही निर्मित किए जाते हैं। फ्रीक्वेंसी एकदम नियत रहती है। तो स्थिर आवृत्ति वाले होते हैं जो अल्टरनेटर हमारे प्रत्यावर्ती वोल्टेज बनाते हैं, वो सिर्फ क्या होते हैं? एक स्थिर फ्रीक्वेंसी वाले होते हैं। फ्रीक्वेंसी हमेशा ही नियत रहती है। SCR में कितने एक्सट्रिंसिक पदार्थ की परत प्रयुक्त होती है? सीधा सा हमसे पूछा है कि SCR में परत कितनी होती है दोस्तों? तो SCR दोस्तों 2 लेयर, 3 लेयर, या 4 लेयर, या 6 लेयर? तो राइट आंसर इसका 4 होगा, सी ऑप्शन। SCR क्या होता है? 4 लेयर होता है दोस्तों। और क्या होता है? 2 दिशीय युक्ति होती है, 2 दिशीय, दोनों दिशा में धारा प्रवाह होता है, 2 दिशीय युक्ति होती है SCR की। और इसमें पीएन जंक्शन की बात करें तो SCR में कितने पीएन जंक्शन होते हैं दोस्तों? पीएन जंक्शन है 3 होते हैं SCR में, 3 पीएन जंक्शन, 4 परत, 2 दिशीय युक्ति होती है। और SCR का दूसरा नाम कौन सा होता है दोस्तों? पिछली वीडियो में बताया था, कमेंट में जरूर बताना अगर आपको याद है, पता तो चले कि आप वीडियो देखते हैं नहीं देखते। 18 नंबर अपना क्वेश्चन है कि ए और बी प्रत्यावर्तक जो सिंक्रोनाइज या तुल्यकाल अवस्था में प्रचालित है और यदि ए की उत्तेजना एक्साइटेशन को बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? तो राइट आंसर क्या रहने वाला है? ए और बी जो सिंक्रोनाइज की अवस्था में है उस समय ए जो अल्टरनेटर है उसकी एक्साइटेशन को बढ़ा दिया तो उस अवस्था में क्या होगा? क्या ए की धारा बढ़ जाएगी और बी की घट जाएगी? ए की घट जाएगी धारा या बी की बढ़ जाएगी? दोनों समान अनुपात में लोड को बांट लेंगे या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ए की धारा है वो घट जाएगी और बी की बढ़ जाएगी। जब क्या करेंगे? ए की एक्साइटेशन बढ़ाएंगे तो ए की धारा बढ़ जाएगी और बी की क्या बी ए की धारा घट जाएगी और बी की बढ़ जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, लैंग्वेज बदल कर आओ, कई बार परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ओसिलेटर क्या है? तो ओसिलेटर क्या एक स्विचिंग सर्किट है या कन्वर्टर है जो डीसी को एसी में बदलता है, या एसी को डीसी में बदलने वाला कोई युक्ति है, या फिल्टर सर्किट है? तो राइट आंसर क्या रहने वाला है कि ओसिलेटर क्या है? एक प्रकार का कन्वर्टर है जो डीसी को एसी में बदलता है दोस्तों। कन्वर्टर ओसिलेटर एसी डीसी टू एसी। और अगला अपना क्वेश्चन है कि एक 150 हर्ट्ज की एसी मोटर उच्चतम चाल पर चलेगी यदि यह व्यवस्थित की जाए। यानी कोई मोटर है और उसकी फ्रीक्वेंसी है वो 150 हर्ट्ज पर नियत है, फ्रीक्वेंसी तो उसकी 150 हर्ट्ज ही रहने वाली है। तब अधिकतम गति पर चलाना है तो पोल उसमें कितने रखे जाएं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, 2 पोल या 6 पोल या 12 पोल या 8 पोल? तो जैसे दोस्तों गति की बात करें यानी एफ समानुपाती पी एन बटा में 120, इस प्रकार जो फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने का। तो इसी के संदर्भ में क्या है? फ्रीक्वेंसी और गति का क्या है? समानुपात में संदर्भ होता है दोस्तों। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो गति बढ़ेगी। अब बात करें अन समानुपाती एफ इंटू 120 बटा में पी। तो गति और पोलों का क्या हो गया? विपरीत संबंध हो गया। तो यहाँ पर बात की है पोल की, यानी पोल के संदर्भ में गति को पूछा है। तो 150 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी तो एकदम नियत है, 150 ही रखनी है और उच्चतम चाल यानी गति पर बढ़ानी है। तो पोल क्या होंगे? यानी गति बढ़ेगी तो पोल क्या होंगे? कम होंगे, यानी विलोमानुपात का संबंध हो गया ना। अन्य गति बढ़ी तो पोल कम होंगे, तो पोल निम्नतम होने चाहिए, कम से कम पोल। कौन से ऑप्शन में? राइट आंसर ए ऑप्शन, 2 पोल वाला, यानी जितने पोल कम होंगे तो गति उतनी अधिकतम होगी। अगला अपना क्वेश्चन है किसी प्रेरण मोटर में टॉर्क और स्लिप में क्या संबंध होता है?
तो अगला कोई संबंध नहीं होता, या विलोमानुपाती होता है, समानुपाती होता है, या बराबर होता है। तो राइट आंसर रहने वाला है कि किसी इंडक्शन मोटर का टॉर्क समानुपाती होता है स्लिप के। राइट आंसर है सी ऑप्शन। अगला अपना क्वेश्चन कि पिंजरा प्रेरण मोटर यानी स्क्विरल केज मोटर में रोटर आवृत्ति में वृद्धि से क्या होगा। कि इंडक्शन मोटर की रोटर फ्रीक्वेंसी में अगर बढ़ोतरी होगी तो क्या होगा। राइट आंसर रहने वाला है पावर फैक्टर नियति रहेगा क्या, रोटर रिएक्टेंस बढ़ेगा, या पावर फैक्टर इकाई हो जाएगा, या रोटर रिएक्टेंस है वो कम हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा कि रोटर फ्रीक्वेंसी में बढ़ने पर, रोटर फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर है वो रोटर रिएक्टेंस है वो क्या होगा दोस्तों, बढ़ जाएगा। राइट आंसर है बी ऑप्शन। अगला अपना क्वेश्चन है किसी साइन वेव तरंग की धारा का शिखर मान। किसी साइन वेव ऐसी धारा है उसका शिखर मान है वो 282.8 एम्पियर है। तो इसका प्रभावी मान मतलब आरएमएस मान ज्ञात करना है दोस्तों। आरएमएस मान ज्ञात करने के लिए दिए गए मान को यानी 282/8 का गुणा करना है, यानी एसी का आरएमएस मान कितना होता है 0.707। एकदम फिक्स क्वेश्चन है। और जब भी किसी भी एसी जो मान दिया हो हमें एसी का कोई मान दे दिया जाता है और प्रभावी मान आरएमएस मान पूछ लिया जाता है, तो उस अवस्था में उस मान को क्या है 0.707 से गुणा कर दिया जाता है। तो उसका राइट आंसर है गुणा करने पर आता है दोस्तों लगभग 196 और 96 या 99। तो लगभग मतलब इसका क्या आएगा, राइट आंसर है 200 एम्पियर के आसपास, यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहने वाला है। निकटतम मान सी ऑप्शन में है। कौन सा टेस्ट केवल डीसी सीरीज मशीनों पर ही किया जाता है। इनमें कौन सा डीसी सीरीज मोटर पर ही किया जाता है। स्विनबर्न, हॉपकिंसन टेस्ट, फील्ड टेस्ट, रिटार्डेशन टेस्ट। कोई लगभग 20 प्रकार के टेस्ट हैं ट्रांसफार्मर में, डीसी मोटरों में, एसी मोटरों में। बहुत अच्छा एक टॉपिक है और क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी एक ही वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगे सारे टेस्ट एक जगह, ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। तो कौन सा टेस्ट केवल डीसी सीरीज मशीनों पर किया जाता है। तो राइट आंसर आएगा दोस्तों फील्ड टेस्ट। फील्ड टेस्ट है वो सिर्फ डीसी मशीनों पर किया जाता है, बाकी एसी पर भी हम कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पहली बार जुड़े हो तो। एक ईमानदार स्टूडेंट होने के नाते प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और एक स्टूडेंट एक दोस्त को जरूर सब्सक्राइब करवाइएगा उनसे भी बोल के। तो आपका जो सहयोग सपोर्ट होता है वो एक मोटिवेट होता है नेक्स्ट वीडियो एक अच्छे क्वेश्चन तैयार करने के लिए। अगर आपका सहयोग सपोर्ट नहीं रहता दोस्तों तो मतलब इतना मन नहीं करता वीडियो जल्द से लेकर आने के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।